स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय हिंदी को कराएंगे और इसमें हम आपको आज 2018 का पेपर पूरा हल करके आपको दिखाएंगे कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक छात्र देखें और परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। समझते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। पहला प्रश्न क्या है? पर जो प्रत्यक्ष शब्द है उसमें आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो आपके पेपर में जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उससे लगभग 50 से 60% पेपर फंस जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हो जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाएं। समझते हैं। प्रत्यक्ष शब्द में जो उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, दोनों की डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी जाती है। प्रत्यय यानी किसी शब्द के पीछे जो शब्दांश लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आगे जो शब्दांश लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आप देखेंगे प्रत्यक्ष में क्या है? प्रत्यक्ष में क्या है? प्रति उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। कब किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो मित्र, उपहार और अध्याय ये पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द है आपका सूचना। क्या है? सूचना, ठीक है। क्या है? सूचना। नेक्स्ट है चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर आपको गिनती का अभाव, यानी गिनती आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर 4 की बात हो रही है। चौराहा यानी 4 राहों का समूह, चौराहा, ठीक है। जहाँ गिनती हो 9, 1, ये मतलब जो भी आपके जैसे नव भवन, ठीक है, चौराहा, तिराहा, ठीक है। तो यहाँ गिनती हो वहाँ द्विगु समास। नेक्स्ट देखते हैं, कोई खड़ा है। पता नहीं कौन खड़ा है, यानी अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाने हैं। अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाने हैं। तो हमने वीडियो में आपको जो क्लास ली है उसमें कराया है। तो अधि उपसर्ग लगाकर एक तो हो गया अधिपति, ठीक है, और अध्यक्ष, अधिपति, अध्यक्ष, अधिपति, अध्यक्ष, अधिनायक, ठीक है। 4 लिखने हैं, अधिनायक, और है आपका अधिनायक, अधिकार। इस प्रकार लिख सकते हो। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रिया विशेषण की आप परिभाषा लिख सकते हो। किस प्रकार लिखनी है ये समझ लेते हैं। किस प्रकार आपको लिखनी है? क्रिया विशेषण हेडिंग डाल लेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण कहते हैं। 2 उदाहरण पूछे हैं,
तो लिख देना, घोड़ा तेज दौड़ता है, खरगोश खरगोश धीरे दौड़ता है। कोई से भी जो आप लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है। इस प्रकार बनाकर लिख देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द, जो विदुषी है इसका क्या होगा, विदूषक, क्या होगा, विदूषक, ठीक है। और तपस्विनी का क्या होगा, इसका होगा तपस्वी, पुल्लिंग तपस्वी। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो प्रिया दिया है, प्रिया तो प्रिया ही होगा, ठीक है, ये तो सही लिखा है। बुद्धिमान का देखते हैं, बुद्धिमान का होगा, इस प्रकार लिखेंगे, बुद्धिमान, ठीक है। और श्रीमती होता है, बड़ी की मात्रा लगाते हैं, क्या होता है, श्रीमती, ठीक है। नेक्स्ट है उत्सव, नहीं उत्सव होता है, क्या होता है, उत्सव, ठीक है। इसका हमने बता दिया क्या होता है, उत्सव। इस प्रकार लिखेंगे, उत्सव, क्या लिखेंगे, उत्सव, उत्सव, ठीक है। उत्सव का ये हो गया। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का बोध होता है, हमने जितनी भी डेफिनेशन आपको लिखाई है वो सरल लिखाई है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किस प्रकार आपको लिखना होगा ये समझ लेते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, भाववाचक संज्ञा हेडिंग डाल के, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का बोध होता है उसे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपन, क्रोध, इन्हें आपने देखा तो नहीं है, केवल भाव महसूस किया है, ठीक है। कोई ईमानदार है तो ईमानदारी कोई दिखाई तो देती नहीं है, उसे हम पकड़ लें कि हाँ ये ईमानदारी है। तो आपने क्या है, भाव महसूस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अवि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द, अवि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द आपको बनाने। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो अवि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द आप लिख सकते हो। अभिमान, अभिनय, अभिमान, अभिनय, अभिप्राय, अभियान, इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, समास विग्रह किसे कहते हैं। किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके एक एक उदाहरण लिखिए। समास विग्रह क्या होते हैं, विग्रह माने होता है अलग करना। तो सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होती है, समास विग्रह कहलाती है, ठीक है। 3 समास के नाम लिखने हैं, किस प्रकार लिखने हैं समझ लेते हैं। समास विग्रह 2 नंबर का प्रश्न है, सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे नील कमल का जो विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल नीला है वही नील कमल है। समास के नाम 3 नाम पूछे थे, उदाहरण सहित तो लिख देंगे। अव्ययीभाव समास,
जिन समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उदाहरण में प्रतिदिन, आजीवन। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे चौराहा, सप्ताह। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे ठंडा, गर्म, देश, विदेश। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भूतकाल एवं भविष्यकाल में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्यकाल किसे कहते हैं? ठीक है, भूतकाल जो बीत गया समय वह भूतकाल, जो आने वाला समय है वो भविष्यकाल है। लेकिन लिखेंगे कैसे? क्रिया के जिस रूप से कार्य समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से कार्य भविष्य में होने का बोध होता है कि कार्य कब होगा, भविष्य में होगा, उसे भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। समझते हैं। उत्तर नंबर 13 डाल लेना। हेडिंग है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है। रमेश ने खाना खाया था, यानी रमेश खाना खा चुका है। ये भूतकाल की बात हो रही है। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य भविष्य में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, रोहित स्कूल जाएगा, यानी अभी स्कूल नहीं गया है, स्कूल जाएगा, यानी ये भविष्य की बात हो रही है। नेक्स्ट समझते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सर्वनाम की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या लिखोगे? जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हो। क्या लिखोगे? सर्वनाम हेडिंग डाल के जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको सरल से सरल परिभाषा लिखाई जाए जो आपको याद हो जाए। और अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करें, सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं किस टॉपिक से क्या पूछ लिया जाए। यदि आपने किसी भी विषय के सिलेबस के टॉपिक छोड़ दिए तो हो सकता है उससे प्रश्न पूछ लिए जाए। तो सिलेबस को आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है। उदाहरण में देखते हैं, मैं, हम, तुम, आप, ये क्या है? सर्वनाम हैं। जैसे एग्जाम्पल, मोहित ने कहा मैं खाना खाऊंगा, तो मोहित के लिए ये यूज हुआ है सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर यानी रोहित लिखने की बजाय यहाँ पर मैं लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है रोहित ने कहा, क्या कहा? कि मैं खाना खाऊंगा। कौन खाना खाएगा? रोहित। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय। कितने पूछे हैं? 2 उपाय पूछे हैं, तो 2 ही लिखना। ठीक है, जितने पूछे जाएं उतना ही लिखो। छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु उपाय। नंबर 1, शुद्ध बोलने वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए। उच्चारण स्थान का ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है, 2 पूछे हैं, 2 लिख दो। नेक्स्ट प्रश्न है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? चिन्ह भी दर्शाइए। तो विराम चिन्ह श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। ठीक है, और प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह। ठीक है, ये प्रमुख चिन्ह हैं। जिन छात्रों को मैराथन क्लास की पीडीएफ नोट्स, मैराथन क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं उसमें सिलेबस कंप्लीट है, चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको एक नॉर्मल सहयोग राशि देनी होती है, जो मार्केट में आपके मॉडल वगैरह आते हैं उसी उतनी ही आपको सहयोग राशि देनी होती है।
नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं ये, ठीक है। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? मौन वाचन का महत्व लिखिए। मुख से आवाज बिना निकाले यदि हम पढ़ रहे हैं तो वही वाचन है मौन वाचन, ठीक है। और मौन वाचन के महत्व हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं उसमें ये प्रश्न आया था, समझते हैं। मौन वाचन हेडिंग डाल लेंगे। मुख से बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन का महत्व, मौन वाचन का निम्नलिखित महत्व है। क्या क्या महत्व है? मौन वाचन से किसी दूसरे बालक को बाधा नहीं होती है। यदि आप पढ़ रहे हैं क्लास में और दूसरा बालक आपके साथ बैठा है तो उसे कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि आप चिल्ला नहीं रहे हो, आप बोल बोल के नहीं पढ़ रहे हो, वो भी साथ में पढ़ सकता है। मौन वाचन से कक्षा में शांति बनी रहती है। मौन वाचन से क्या होता है? कक्षा में शांति बनी रहती है, ठीक है। इससे बालक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित सरलता से कर सकते हैं। इससे विषय वस्तु के भाव को समझकर पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दो विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दिया है गणतंत्र दिवस, लेखन एवं पठन क्षमता का विकास, पुस्तकालय, खेलकूद की प्रतियोगिता। तो यहाँ पर दो पर अपने विचार स्पष्ट कर दें। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस वह दिन है जब हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अपने अनुसार लिख सकते हो, ये कोई लिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पता है गणतंत्र दिवस के बारे में उसे आप लिख दें, हमने भी अपने अनुसार ही लिखा है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और यह उस दिन को चिन्हित करता है जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, दो लिखने थे। खेलकूद की उपयोगिता, उपयोगिता है कि प्रतियोगिता है? खेलकूद की प्रतियोगिता, ठीक है। खेलकूद की प्रतियोगिता, प्रतियोगिता अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। खेलकूद से बालकों में खेल भावना, समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना, सहयोग की भावना आदि का विकास होता है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।